हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं तो कह रहा हूं सबके सब चुस्त दुरुस्त भी होंगे, और जो नहीं हो रहे होंगे कंफर्म उनके शायद हो सकता है कि उनकी मस्ती में थोड़ी कमी रह रही है, तो वो मस्ती पूरी कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि पढ़ने का समय तो आएगा। और आप सभी को जितना जल्दी अपना ये पता चले कि हमें पढ़कर पास ही हो सकते हैं या टॉप ही कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पढ़ने से सबका भला हुआ है और आप सभी लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। तो आज हमारा एक चैप्टर है जो कि उतना ही फायदेमंद है हमारे लिए भी, यानी हाइड्रोस्फीयर की बात करें, हाइड्रा की बात करें, वाटर की बात करें, उसका भी एक स्पेयर होता है, उसका भी एक एरिया होता है, एक जोन होता है, एक रीजन होता है जहां पे वो पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है, क्या हाइड्रोस्फीयर होता है, क्या करंट्स होते हैं। आज बेटा तुमको बिजली की तरह चिपका के रहूंगा, तो सुनो मेरी तरह। अब सुनो मेरी तरफ, इस लेक्चर को कैसे करने वाले हैं। और बाप रे, इतना बड़ा वन शॉट करेंगे तो पहले ही वन शॉट हो जाएगा। कौन है हमारी एब्सेंस में जो इतना खतरनाक रे बाप रे। चलो बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है? बेसिकली कंबाइंड, यानी कैलकुलेटेड, एग्रीगेटेड, सबका मिला हुआ है। किसका? वाटर का है, जो कि कहां पाया जाता है? धरती पे पाया जाता है। किस रूप में? या तो ओशियन में पानी होगा, या रिवर्स में पानी होगा, या लेक्स में पानी होगा, या स्ट्रीम्स में पानी होगा, छोटी मोटी नदियां होगी, नहरें होगी, कैनाल होगी, इन सब में पानी। बेसिकली इन द एटमॉस्फेयर एंड अंडरग्राउंड, पानी दो ही जगह है, या तो एटमॉस्फेयर पे या अंडर दी ग्राउंड पे। ठीक है, यहां अंडरग्राउंड है, ऊपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, रिवर, ओशन, लिव इनमें रूप में पाया जाता है। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस वाटर को रिचार्ज करता रहता है। सो इट बेसिकली कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द एटमॉस्फेयर। यहीं पर चल रही है हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो पूरा जो हमारा बायोस्फीयर का जोन होता है, उस पूरे में एटमॉस्फेयर आप जानते हो, लिथोस्फीयर आप जानते हो, बायोस्फीयर पूरी जिंदगी है, ये सब में कहीं ना कहीं वाटर का रोल है। तो व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर? ओशियन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर इन एटमॉस्फेयर, वाटर ऑन लैंड, जमीन पे जो पानी है रिवर के रूप में जो चल रहा है। ओशियन वाटर की बात करें तो 97% जो पानी है अर्थ की सप्लाई का, वो यहीं से आता है। बदकिस्मती है कि इसको यूज ही नहीं कर सकते। दुनिया ये कहती है हम पानी की तबाही, पानी की त्रासदी और पानी का रूप जो देख रहे हैं वो घटता हुआ दिख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं घटता हुआ? क्योंकि पानी का जो एक्चुअल पीने की जो वैल्यू है, जिसमें आप 97 के अलावा 3% रह गया, उस 3% में भी पूरा पीने का पानी नहीं है। उस 3% में भी 0.7% जो बचता है उसके पास आपका हिस्सा आता है। यानी कि इस 3% में 2.3% पोलर आइस कैप से बर्फीले पहाड़ है, आइस कैप है, वहां पे आप वैसे नहीं पी सकते हो। 0.7% में आधा पानी ग्राउंड वाटर है, जो कि आप पूरी तरीके से ऐसी तैसी करने लगे पड़े हो। यू आर नॉट ओनली यूजिंग, एक्चुअली यू आर ओवर यूजिंग द रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम, जिनको पानी रोज रोज हम पिया नहीं जाता, क्योंकि आज सबको दुनिया में आरओ पानी की जरूरत है, और उसके लिए ऑब्वियसली बात है पानी को अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तो उस तरीके से पानी की इज्जत करनी चाहिए। वाटर ऑन लैंड पे बात करें तो रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन और सीपेज होता है। वाटर ऑन लैंड कैसे आता है? या तो बारिश से जो पानी आया जमीन पर, ऊपर से गिरा, वो जमीन पर आके गिरेगा, या कहीं नीचे से कोई सीपेज लीकेज होगी, जो पानी नीचे से ऊपर से नहरों के रूप में कैसे भी रूप में आ गया। अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो ऑब्वियसली वो पानी जो बारिश का नीचे जमीन में चला जाता है वही अंडरग्राउंड में जाता है। वाटर एटमॉस्फेयर करें तो वाटर वेपर्स, जो कि यहीं से भाप बनकर गए ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन बनती है, गर्म बनती है तो भाप जाता है। वाटर वेपर ऊपर जाके क्या होता है? जमा होता है, ठंडा होता है, कंडेंस होता है। अपने देखो, इतनी सारी साइंस पढ़ी, इतनी सारी जियो पढ़ी, इतने सारी पता नहीं क्या क्या पढ़ा, हमें एक ही बात समझ में अभी तक नहीं आई कि भैया जो पानी गर्म हुआ है वो जाएगा ऊपर ही, और ऊपर वाला पानी आएगा नीचे ही। सिंपल सी बात है। कोई भी इंसान तब तक खाना खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, तो बादल भी तब तक नीचे की भाप को एब्जॉर्ब करेंगे। भाप क्या? भाप ही तो ऊपर उड़ के जाए, पानी थोड़ी झपक, कोई धरती थोड़ी ऐसे शेक थोड़ी कर दोगे कि इधर से पानी इधर लिया इधर से, ऐसे नहीं चलता है। नीचे पानी है भैया, गर्म होगा, भाप बनेगी, टेम्परेचर पानी का राइज होगा, वो उड़कर ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर पेट जो है बादल के, वो तब तक उसको सैचुरेट फॉर्म में नहीं आ जाते, जब तक उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, तब जाके वो टपकते, तब तक वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे लिमिट तक, उसके बाद ही वो जो नीचे जाके गिर जाते हैं। तो वहां क्लाउड और फॉग बनते हैं, जिसकी वजह से बारिश बाद में होती है, और इसी वजह से पानी ऊपर से नीचे आता है। सो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज, वेव्स के रूप में, करेंट्स के रूप में, एंड टाइड्स के रूप में। इन 3 तरीकों में ओशन वाटर जो है वो मूव करता रहता है। कोई बात नहीं है, मूव करता है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेव्स की बात करें, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। ऑसिलेटरी मूवमेंट जानते हो? वो जो साइंस में पढ़ा होगा आपने, यहां गोली होती है, फिर एक ही यहां ये करता है, फिर ये यहां मूव करता है, टना टन, ये वाली मूवमेंट ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है। पानी में ऐसे ऐसे पानी जाता है, किस लिए जाता है? ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ सी सरफेस। जो सी का सरफेस है उसका कहीं ऊपर नीचे होता होगा, तो वो पानी भी ऐसे ही रहता है। वो किस वजह से होता है? प्रोड्यूस बाय द ऑब्वियसली विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस। ओशियन की जो सरफेस है, विंड। अब देखो एक बात है, पानी को आप लो ऐसे पानी मारो तो पानी ऐसे जाएगा,
फिर जगह पकड़ेगा, फिर उधर से आएगा, क्योंकि उधर से भी ऐसी हवा चल रही होगी, इधर से हवा चलेगी, ऐसे पानी करता रहेगा, टन 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 ऐसे करता रहेगा। टाइड्स क्या होती हैं? राइज एंड फॉल ऑफ व्हाट? सी वाटर, पानी के उसका बढ़ना और फिर उसका गिरना, बढ़ना और उसका गिरना, ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचती है ना, किसकी? सन एंड मून की। सन एंड मून की वजह से वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। बात करें सी वेव्स की, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय टाइड्स। टाइड्स ही वेव्स को लेकर आती हैं। वेव्स मतलब किरणें जैसे आती हैं, सो दे आर कॉल्ड टाइडल वेव्स। इन्हें टाइडल वेव्स भी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। द राइज ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का ऊपर उठना, एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड द कोस्ट, पानी उठा और कोस्ट की तरफ गया, तो इसे कहते हैं टाइड। जिसकी वजह से क्या होता है? हाई वाटर लेवल आ जाता है, जिसे कहते हैं हाई टाइड वाटर। अगर पानी समुद्र का उठकर कोस्ट की तरफ जा रहा है तो उसे हाई टाइड वाटर कहते हैं। एंड फॉल ऑफ सी वाटर होगा तो उसे क्या कहेंगे? बेसिकली एब कहते हैं। वाटर का बढ़ना इज टाइड, वाटर का गिरना इज एब। टुवर्ड्स द सी, वहां पर कोस्ट की तरफ जाएगा तो टाइड होती है कोस्ट की तरफ, और वहीं की वहीं गिर रहा है तो वो समुद्र में गिर रहा है तो वो होता है एब। कोस्ट यहां है, कोस्ट यहां है, पहला कोस्ट तक है, दूसरा कोस्ट तक नहीं है, उसे कहते हैं एब। जिसकी वजह से क्या होता है? लो वाटर लेवल होता है, इसलिए इसको कहते हैं लो टाइड वाटर। डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड की बात करें, सो हाई टाइड एंड लो टाइड का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं टाइड रेंज। जैसे गाड़ी की रेंज होती है ना, स्कूटी बाइक में भी रेंज आती है कि इतने से इतने तक, तो इतने से इतने तक, इतना इज मिनिमम, इतने से इतने तक इज मैक्सिमम। डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड इज टाइड रेंज कहलाता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेस टाइड्स? टाइड्स किन वजह से होती है? टाइड्स बेसिकली ओरिजिन होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी? सन एंड मून की वजह से। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मून जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। कैसे करता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है अर्थ। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, बिटवीन द अर्थ टू, ये जो पूरा है इज चेंज एवरी मंथ। डिस्टेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं एपोगी भी सुना होगा, है ना, पेरिहीलियन भी सुना है। डिस्टेंस हर प्लेनेट का मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको, अर्थ का भी कर रहा है, मून भी अपना कर रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग हो रहा होता है। सो पीरियड ऑफ फारदेस्ट डिस्टेंस, जिस समय अर्थ और मून सबसे दूर होंगे उसे कहेंगे एपोगी। अब यहां पे एक वर्ड आता है, कई बार हीलियन शब्द जुड़ता है किसी के पीछे, आप में से कमेंट में बता दीजिए, हीलियन सुना होगा। हीलियन इज फॉर सन, सन एंड अर्थ का डिस्टेंस होता है तो एपीहीलियन पेरीहीलियन आता है, बट बिटवीन मून एंड अर्थ का आएगा तो जी आएगा। जी यहां पे कैसे आएगा? जी मतलब जियोइड, जियोइड मतलब अर्थ, अर्थ और मून का डिफरेंस। सो जो पास का डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? पेरिगी। अब बच्चे जानते हैं कि मैं इसकी एक ट्रिक बताते आया हूं बच्चों को बार बार कि सर एपोगी और पेरिगी कैसे याद रखें। देखिए सिंपल सी बात है, जी माने तो अर्थ है, कॉमन चीजों को मैं हमेशा लेता नहीं हूं, ट्रिक सीधी बात है। पी पहला अल्फाबेट है, ए दूसरा अल्फाबेट है, पहले का और दूसरे का। पी मतलब पास हो गया, तो ए मतलब वैसे भी फार हो गया, दूर हो गया। एक पास है दूसरा दूर होगा, तो पास वाला क्या है? पेरिगी, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। कहां पर सबसे ज्यादा मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? अर्थ की सरफेस पे। जो उसकी अर्थ की सरफेस जिस पे यहां ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा महसूस होगी, उसकी अपोजिट साइड, सपोज करो कि ये वाली साइड में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा महसूस हो रही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस साइड? दिस साइड इज हैविंग मिनिमम फोर्स। वाटर जो होता है अर्थ सरफेस पे, दैट फेसिंग द मून अट्रैक्टेड एंड पुल्ड अप। अब मैंने आपको बोला कि पानी उठता है, पानी गिर रहा है। अब हर जगह का तो नहीं उठ गिर रहा होगा, जिस जगह का उठ रहा होगा ऑब्वियसली वो हिस्सा अर्थ का मून के सामने होगा, मून उसको ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट रिजल्टेड हाई टाइड। मून जब अर्थ के जिस हिस्से को भी आप ले लीजिए, कोई भी हिस्सा ले लीजिए, आप बोलिए इस तरफ पानी है, सपोज इस तरफ पानी और इस तरफ मून है, तो मून इस हिस्से को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये वाला अट्रैक्ट होता है, ये भी अट्रैक्ट होता है। अगर ये क्या कहते हैं, कौन सी फोर्स होती है बताइए जरा, मैं नहीं बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल, दो फोर्स होती हैं। अगर यहां की फोर्स अट्रैक्ट कर रही तो यहां की भी फोर्स अट्रैक्ट कर रही। इसीलिए अर्थ की शेप जो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको किसी के गालों को अगर खींचा जाए तो उसकी जो शेप है मुंह की, वो बल्गी टाइप हो जाती है, BULGE, बल्ज टाइप हो जाती है। इसलिए ऊपर से अर्थ दबेगी, नीचे से दबेगी, और ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा होता है। हाई टाइड, सुनिएगा, हाई टाइड क्यों आती है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आती है। हाई टाइड क्यों आती है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आती है? रिएक्शनरी फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते हो, दूर वाली जो फोर्स होती है। तो यहां जो फोर्स लगी होगी, इसके अलावा जो दूर लगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी। ऑल्सो परफॉर्म्ड एट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। तो मैंने आपको बताया हाई टाइड केवल ऐसा नहीं है जो हिस्सा मून को फेस कर रहा है अर्थ का, उसी साइड आएगी, बल्कि उससे अपोजिट साइड भी चलेगी। सेम टाइम पे अर्थ का आधा हिस्सा कोई घर थोड़ी रख के आते हैं, सेम टाइम पे यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रही है। इसीलिए अर्थ की शेप जो वो बल्गी साइड हो जाती है। नेचर ऑफ टाइड्स की बात करें तो टाइड्स जो होती है वो दो तरीके की होती है बच्चों। टाइड जो होती है वो दो तरीके की होती है, हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। हाई टाइड की बात करें तो हाई टाइड कब आती है? जब अर्थ सन मून तीनों एक लाइन में हो, तीनों एक लाइन में हो,
तो तब आते हैं। एट द सेम टाइम फुल मून एंड न्यू मून भी नजर आएंगे। तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी एक साथ काम करती है, जिसकी वजह से हाई टाइड आते हैं। आपको पता है अर्थ मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ है। ग्रेविटेशनल फोर्स की हाई टाइड की वजह से स्प्रिंग टाइड भी आपको नजर आएगी। हर महीने में 2 बार आपको स्प्रिंग टाइड नजर आती है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है स्प्रिंग टाइड कब नजर आती है। स्प्रिंग टाइड 2 बार नजर आती है। हाई टाइड परफॉर्म करती है, स्प्रिंग टाइड भी परफॉर्म कर रही है, सिमिलर चीज हो जाती है। लो टाइड की बात करें, जब सन एंड मून दोनों राइट एंगल हो, अर्थ की देखो उसमें ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, मतलब 90 डिग्री। देख लेना यार, अपना मैथ ऐसा कमजोर है। जब यहाँ 90 डिग्री एंगल बने तो यहाँ पे क्या होता है, लो टाइड बनती है। अर्थ की रेफरेंस में अर्थ देख रहे हैं, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून वर्क अगेंस्ट ईच अदर। अगेंस्ट ईच अदर है दोनों, सिमिलर फोर्स में नहीं है, जिनके से क्या होता है, लो टाइड्स बनती हैं, यानी कि नीप टाइड भी कहते हैं। और वो भी 2 बार आती है। स्प्रिंग टाइड हो, हाई टाइड हो, नीप टाइड हो और लो टाइड हो, एक ही बात है, 2 बार दोनों आती है मंथली। हाइट ऑफ नीप टाइड एंड लोअर देन द नॉर्मल टाइड। हाइट ऑफ नीप टाइड कितनी होती है, नीप टाइड आप समझ ना, नीप टाइड आप समझ गए ना, उसकी जो हाइट होती है वो 20% लोअर होती है नॉर्मल टाइड, लोअर देन नॉर्मल टाइड से 20% कम होती है। टाइडल रेंज इज नॉट कांस्टेंट, यानी टाइडल रेंज जो है हाई मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में सेम नहीं रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द मून एंड सन। अर्थ के कंपैरिजन में मून एंड सन किधर है, राइट एंगल पे है, नॉट राइट एंगल पे है, बिल्कुल नहीं है, क्या है, उस हिसाब पे डिपेंड करता है। सो टाइडल रेंज कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सन एंड मून। ओशन करंट की बात करें तो लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर, जब बहुत सारा सरफेस पे जो वाटर दिख रहा है आपको, ओशन में जो दिख रहा है, दैट सर्कुलेट्स इन अ रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में जो चलता है, एक ऐसे चलता है। सो इट अराउंड द ओशियन में जब चल रहा है तो उसे कहते हैं हम ओशियन करंट। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, लैब्राडोर करंट है ना, बर्मुडा बेंजुएला करंट है, बहुत सारे करंट है, बेंजुएला करंट है, और भी देखते हैं, सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे ओशन करंट को 2 पार्ट में बांटा है, एक गर्म करंट, एक ठंडे करंट, वार्म करंट एंड ओशन करंट। वार्म करंट फॉर्म होते हैं कहां, लो लैटिट्यूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर वाली साइड की तरफ, इस जोन की तरफ जो है ये क्रिएट होते हैं। टुवर्ड्स इन ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन ऑब्वियसली ये हीटेड जोन रहता है 20-10 डिग्री वाला इस हिस्से में। टुवर्ड्स हाई लैटिट्यूड इन टेम्परेट एंड सब पोलर जोन्स ब्रिंग वार्म वाटर कोल्ड वाटर एरियाज। तो क्या होता है, देखिए यहां से गर्म पानी है, गर्म पानी मूव करता है ऊपर। आपको पता है कि हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है, चीजें ऐसी आती है। जब ये पानी का सर्कुलेशन पूरा होता है, ये ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ये ऊपर जाता है वो नीचे आता है, इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। सेम कोल्ड करंट में आ जाओ, ये लो सरफेस में होता है, लो सरफेस में मतलब पोलर एरिया वाले एरिया में होता है, जहां पर ये ठंडा पानी होता है। तो ब्रिंग कोल्ड वाटर वार्म वाटर एरियाज। तो कोल्ड वाटर कहां आता है, हॉट वाटर एरियाज में आता है, दैट फ्लो फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड टू द लोअर लैटिट्यूड, और यू कैन से इन द वार्म इक्वेटर रीजन, और यू कैन से इन द वार्म इक्वेटर इलाके में आता है। आगे चलते मैं और समझाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ की बात करें तो एक होता है सरफेस पे करंट, एक होता है डीप वाटर में करंट। सरफेस करंट जो होते हैं वो 10% ही आते हैं, एंड विच इज लाई एट द 400 मीटर अपर पार्ट में आ जाते हैं। जबकि अगर इनकी बात करें तो बच्चे में 90% जो करंट है वो डीप ओशन में ही आते हैं, एंड दे मूव अराउंड ओशियन बेसिन ड्यू टू द वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी की वजह से जो है वो जितना ज्यादा डेंस होंगे उस हिसाब से करंट अलग डीप जाएगा, जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसको अट्रैक्ट करेगी उस हिसाब से वो और डेप्थ में जाएगा। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओशियन करंट, लेवल ऑफ सैलिनिटी, खारापन, हायर द लेवल ऑफ सैलिनिटी डेंसर आल्सो हायर। देखिए नमक बहुत ज्यादा गाढ़ा आप किसी में घोलेंगे तो वो इतनी जल्दी घुलता नहीं, पहली बात। समुद्र के मामले में डेंसिटी वहीं ज्यादा रहती है, सैलिनिटी ज्यादा होता है, खारापन नमकपन ज्यादा होता है, बोट भी नहीं चल पाती है। सो वाटर विद लेस सैलिनिटी फ्लो ओवर द डेंस, ऑब्वियसली बात है उसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी इज हैविंग मोर सैलिनिटी देन द अटलांटिक ओशन। तो मेडिटेरियन सी में नाव चलाना या वो सैलिनिटी को पाया जाना बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल भी है। टेम्परेचर की बात करें तो ओशियन नियर द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर मच वार्मर रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हो इक्वेटर के पास सन की सन रेज डायरेक्ट का हिसाब होता है, पोल से ज्यादा टेम्परेचर आपको यहां मिलेगा। सो वार्म इक्वेटोरियल वाटर जो है दैट मूव टुवर्ड्स पोल। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया पानी का एक ही काम है, इक्वेटर से इक्वेटर के पास होता है वार्म वाटर, इक्वेटर के पास होता है वार्म वाटर, और वही वार्म वाटर ऊपर मूव करता है टुवर्ड्स पोल्स, टुवर्ड्स पोल्स। पोल्स का करंट पानी मूव करता है टुवर्ड्स इक्वेटर, तो ध्यान रखेंगे कोल्ड वाटर मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। आगे चलते अर्थ रोटेशन, तो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम कहां होती है, एट इक्वेटर होती है। स्पीड ऑफ अर्थ की मैक्सिमम कहां होती है बच्चे, मैक्सिमम स्पीड होती है, यहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी एट इक्वेटर। ऑल मूविंग बॉडीज अर्थ की तरह लाइक विंड, ओशन करंट, ये सब मूव करते हैं, दे मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, दे मूव इन एंटी क्लॉकवाइज एंड दे मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो। तो मूविंग एंटी क्लॉकवाइज कहां मूव करेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लॉकवाइज कहां करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में।
फॉर एग्जांपल पेरुवियन करंट है, वहां पे कैनरी करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, यहां पर आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मिल जाएगा, ये एग्जांपल है। प्लेनेटरी विंड्स, ये भी आपको मिलेंगी, प्लेनेटरी विंड्स का भी मिलेगा फंक्शन। प्लेनेटरी विंड्स, ट्रेड विंड का क्या डिफरेंस होता है थोड़ा समझ लीजिए। तो ट्रेड विंड्स वो विंड्स होती हैं जो बेसिकली इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में चलती हैं। इक्वेटर हो गया आपका यहां जोन पे, ट्रॉपिक्स उससे ऊपर का जोन पे हो गया, ठीक है। सो दे मूव इक्वेटोरियल वाटर, इक्वेटोरियल वाटर यानी इक्वेटर के पास पाए जाने वाला पानी, इक्वेटर के पास पाए जाने वाला पानी लगभग 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के आसपास पाए जाने वाले पानी जो है इक्वेटोरियल वाटर होते हैं। दे मूव टुवर्ड्स पोल्स एंड वेस्टवर्ड। ट्रेड विंड्स वार्म ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को भी जो वहां पे चलती हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मूव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है, एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ये कहां मूव करती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, कहां पर, टू वार्म ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान। अब देखिए अगर मैं इंडिया यहां पे ले लूं तो जापान लगभग यहां आ जाता है, तो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ऊपर टुवर्ड्स जापान। उस करंट का नाम है, जो करंट ऊपर जा रहा है उसे कहते हैं कुरोशियो करंट, नीचे जो जा रहा है वो कुरोशियो करंट है, ऊपर से जो आएगा वो ओयाशियो करंट आएगा। अभी आप पढ़ोगे सारा, मैंने बताया हुआ भी है। कुरोशियो करंट गर्म करंट होता है, जो कि ऑब्वियसली बात है इक्वेटर वाले जोन से जाएगा। क्यों जाएगा मैं बता देता हूं। अगर आप यहां देखोगे, मैं सपोज करो जापान यहां है, हिंदुस्तान यहां है, तो ये गर्म करंट जो वो यहां से पास होता है और ये नीचे तरफ जाता है, क्योंकि यहां पर आपका गर्म हिस्सा है, तो यहां पर जो पानी रहेगा वो यहां पर भी रहेगा, तो वो गर्म रहेगा। तो यहां नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या साउथ इक्वेटोरियल करंट है। अब इसका इक्वेटर से जोड़कर लेना देना इसलिए नहीं है, आप इक्वेटर के पास बस मान सकते हैं, पास इक्वेटर से, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। उस इलाके में है 10 डिग्री का फर्क होता है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ पे। इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ में 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो इक्वेटर से कोई लेना देना नहीं है। इक्वेटर के तरफ होता है 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ, वो पानी जापान की तरफ जाता है। कुरोशियो करंट ये गर्म करंट है, ऊपर से ऑलरेडी ठंडे इलाके हैं, ऊपर से ओयाशियो करंट आता है, दोनों मिलते हैं, फिशिंग के लिए अच्छा मतलब जगह बनती है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दे मूव्ड साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऑब्वियसली साउथ ईस्ट। अब भाई ये ट्रेड जो विंड है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये इस तरफ ले गई। अब जो दूसरी ट्रेन है वो इक्वेटोरियल करंट की तरफ ले जाएंगी। वार्म ओशन करंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, अब पेरू जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, वहां पर गर्म करंट है, तो वो क्या करता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की तरफ जो वो उसको मूव करके गर्म करने की कोशिश करता है। बात करें वेस्टर्लीज की, वेस्टर्लीज कहां ब्लो होती है, इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स यानी ट्रॉपिकल से ऊपर वाले हिस्से में, दैट रिजल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो वाटर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो वाटर होता है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में जो होता है उल्टा होता है। वेस्टर्लीज फोर्स वार्म गल्फ स्ट्रीम टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप जाती है एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आप जाएंगे, आपको जब पता चलेगा कि जैसे यहां पर गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ ऑफ ऐसा खाड़ी है ना, उसके बाहर आप निकलते हैं तो आपका फ्लोरिडा मिलता है, तो यहां से जो पानी है ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से जाता है, यूरोप की तरफ जा रहा होता है, फिर वो यहां से टर्न लेता है, वो यहां से टर्न लेता है, ठीक है। वो आपको अभी डायग्राम में मैं दिखा दूंगा कैसे क्या है। सो इट फोर्स कोल्ड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट टू फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, तो इसको इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। पेरू करंट अलोंग साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे नीचे की तरफ है, साउथ अमेरिका जैसे नीचे की तरफ है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सीध में पड़ता है, ये इधर जाके इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आता है। सो बेंजुएला करंट अलोंग साउथ अफ्रीका, ये सब करंट है बेसिकली, आप समझ सकते हैं। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको चैप्टर, बट अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। वेस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज ब्लो इन द टेम्परेट लैटिट्यूड, जिनकी वजह से क्या होता है, रिजल्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर जो है वेस्टर्लीज की वजह से होता है। कहां पर होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है। साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये गल्फ स्ट्रीम को वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप की तरफ भी बहाने में मदद करती है। मानसून विंड्स की बात करें, सो ड्यू टू दीज विंड्स डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हो जाता है ड्यू टू मानसून विंड्स। लैंड की बात करें, सो लैंड रोकती है फ्लो ऑफ वाटर को, उसकी मूवमेंट को डाइवर्ट होने से। फॉर एग्जांपल एट केप सो रोक, ये कहां पर है, ये ब्राजील में है, ये कहां पे है, ये ब्राजील में है। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है ब्राजील के आगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं ये अफ्रीका जैसे आ गया, तो यहाँ आपका जैसे अब यहाँ जो आपको ये इस जगह पे, तो यहाँ से जो करंट आता है वो एक तरफ मूव करता है, एक तरफ नीचे मूव करता है। ऊपर ये जाता है एज अ वार्म करंट, क्योंकि यहाँ इससे ऊपर है इक्वेटर और ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो ये ऊपर जाता है। तो इट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, वन जॉइंस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ऊपर ये जाएगा, यहाँ ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बह रहा है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर जाता है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल को ज्वाइन करता है। दूसरा अदर ज्वाइन द ब्राजील करंट, नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे ब्राजील पड़ जाएगा आपको, नीचे वाला जो है वो ब्राजील करंट को ज्वाइन करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये करंट आ रहा है साउथ इक्वेटोरियल से, साउथ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल को भी कनेक्ट करता है। सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ करंट की बात करते हैं, ओशन करंट जनरली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द प्रेशर जो कि एक्सर्ट होता है हवाओं से और कोरिलेस फोर्स से, कोरिलेस फोर्स की वजह से वो पानी ड्रिफ्ट होता रहता है राइट की तरफ नॉर्थ में एंड लेफ्ट की तरफ साउथ में।
एयर जो सर्कुलेशन होता है ओवर द ओशन इन द मिडिल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक होता है। एयर का जो सर्कुलेशन होता है समुद्र के ऊपर मिडिल लैटिट्यूड में ना हाई ना इक्वेटर, कैसा होता है, एंटी साइक्लोनिक होता है। हायर लैटिट्यूड पे वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक, ऊपर कैसा होता है, साइक्लोनिक होता है। ओशियन फ्लो भी, सर्कुलेशन भी उस समय वहां पे साइक्लोनिक होता है। देखिए इस डायग्राम में मैं थोड़ा सी चीजें आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। ये जो नॉर्थ पैसिफिक देख रहे हैं, ये जो करंट देख रहे हैं, ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है। ये वाला जो पोजीशन है वो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है। क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है। सुनना बच्चों ध्यान से, ये कहां से आया, इसका सिंपल रास्ता था, तो ये घूमकर यहां से आया, ये घूम के यहां से आया, ठीक है। यहां का मतलब अगर मैं बताऊं, अगर सपोज करो मैं अभी इक्वेटर नहीं देख रहा हूं, ये इक्वेटोरल आपने मान लिया कि सपोज ये इक्वेटर है, चलो इससे ऊपर मान लेते हैं, इससे ऊपर मान लेते हैं। सबसे पहले आप मान लो एक इक्वेटर मान लेंगे, चलो मैं दिखा दूंगा अभी, ये समझ लो पहले, तो समझ लो, मैं बताता हूं। ऊपर के हिस्से से आपको कोल्ड करंट आने वाला है, इस हिस्से में आपको वार्म करंट रहने वाला है, नीचे के हिस्से से कोल्ड करंट आने वाला है। जब तक कोई फ्लो इस तरीके से पूरा ना हो जाए, ओशियन करंट का सर्कुलेशन पूरा नहीं होगा। यानी कि नीचे की तरफ से हमेशा क्या जाएगा, इस जगह को और इस जगह को छोड़ दूं तो यहां तो आपका कोल्ड करंट हो गया। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका वार्म करंट जाएगा, ऊपर से कोल्ड करंट आएंगे, ये इसको पुश करेंगे, ये मूव करेगा, यहां से मूव करेगा, इस तरीके से एक सर्कुलेशन बनता है। वो सर्कुलेशन आप समझोगे धीरे धीरे, यही सर्कुलेशन बनावा, किसी सर्कुलेशन ले लो, इसको ले लो, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, वार्म करंट था, ये ऊपर गया, ये चला गया गल्फ ऑफ मैक्सिको और उनमें चला गया, ठीक है। बाहर निकला फ्लोरिडा वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा फ्लोरिडा है, यहां से बाहर निकला, इस हिस्से को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये जा रहा था आगे, ऊपर से आया, यहां पर आया न्यू फाउंडलैंड के पास, ये न्यू फाउंडलैंड है, यहां से जगह है लैब्राडोर करंट आ रहा है, ये कोल्ड करंट है, ये इससे मिला, ये जा रहा था सीधा, इसको प्रेशर लगा, थोड़ा सा क्या हुआ, ये जाके ऊपर जो है, अब ये ड्रिफ्ट लेता है। ड्रिफ्ट कैसे लेता है, एक बार तो ये ऊपर निकल गया, एक ये आगे भी निकल गया, और इसी करंट में से कुछ हिस्सा जो है यहाँ का डाइवर्ट भी होता है। ये तो चले गए यूरोप, ऐसे ऊपर चले गए, स्पेन की तरफ चले गए, ये गर्म करंट है, ऊपर क्या कोल्ड है, ऊपर से कोल्ड आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, ये इसको और फ्लो दे रहा है, ऊपर से क्लो रहा है। यहाँ क्या होगा, हॉट प्लस कोल्ड हुआ, डेंस फॉग बना, यहां मरीन के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल फॉर मरीन, बेनिफिशियल फॉर मरीन, यहां पे फॉग भी बहुत बनता है, बेनिफिशियल फॉर मरीन हो गया, क्योंकि कोल्ड और हॉट हुआ, ये यहां आया। अब यहां पे आने पे क्या है, ये हिस्से में ये कोल्ड करंट रहा, ये इस समय इसका कुछ नहीं है, यहाँ कोल्ड करंट था, क्योंकि गर्म पानी अंदर अंदर मूव कर गया, यहां से मूव करा, फिर से नॉर्थ एटलांटिक जोड़ देगा, फिर ये हो जाएगा। सेम साउथ इक्वेटोरियल के साथ है, सेम साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आप देख रहे हो, काउंटर करंट जो है, इक्वेटोरियल काउंटर जो है वो इस साइड से आ रहा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ वेस्ट इक्वेटोरियल करंट ये इस साइड से चलते हैं हमेशा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जबकि इक्वेटोरियल काउंटर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, इक्वेटोरियल काउंटर जो है वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, ये भी इसको फ्लो बनाने में मदद कर रहा है। अब जैसे साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है अपना चला, जैसे अब सीधा चला, ये जैसे अब मान लो ये यूं जो है अपना चला, जैसे अब ये यहां चल रहा है, ये गर्म करंट आया, ये हिस्सा ठंडा है, अब ये हिस्सा आते आते एक हिस्सा ऊपर चला गया साउथ इक्वेटोरियल का, और एक ये ब्राजील से यहां से मुड़ गया। अब ध्यान सुनना, ये गर्म करंट है, क्योंकि इस हिस्से में गर्म पानी था, बेसिकली ये हिस्से में गर्म पानी था, अभी ठंडे को छोड़ो, ये चला गया, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल में जाके मिल गया, गर्म का गर्म हो गया, ये यहाँ मुड़ा, गर्म था, ये यहाँ गर्म ही चल रहा था, ये यहाँ जाके ब्राजीलियन करंट के यहाँ से मुड़ा, फाकलैंड हिस्सा है, यहाँ से ठंडा करंट आता है, ये इसको फोर्स करता है, ये इसको मोड़ देता है, फोर्स करता है, मोड़ देता है, यहाँ गर्म करंट चल रहा है, यहाँ पे ठंडी हवा है, ठंडा पानी है, इस पानी से थोड़ा सा ठंडा पानी इसको मिल गया, ये ठंडा पानी थोड़ा इसको मिल गया, और ये ठंडा पानी ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये गर्म से आगे मिल गया, और फिर यही गर्म ठंडा, पूरा गर्म एक थोड़ा सा ठंडा। इसी वजह से आप देखेंगे ठंडे की वजह से क्या है, अफ्रीका जो वो जमा, अफ्रीका जो सूखा भी पड़ा हुआ है, ठंडे पानी तो रहता नहीं, इसलिए जमा हुआ है। अब आपको उम्मीद है कि आपको आगे भी समझ में आ गया होगा। सो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, वार्म करंट फ्लो फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये मैं आपको बता चुका हूं। कोल्ड वाटर ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल मूव टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ होता है, व्हाइल द वार्म ऑफ द लोअर एल्टीट्यूड मूव टुवर्ड पोल वर्ड की तरफ होता है। मैंने आपको बताया गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है। अब ये आपके सामने है, ये अब आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आई बात सभी लोगों को, समझ में आई बात सभी लोगों को। अब जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहां से 10 डिग्री, यहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, इतना दूर होता नहीं है। यहां पे आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा, यहां पे साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा,
ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये ऊपर चल रहे होंगे। अब ये क्या है, इस हिस्से में भी आपका इंडियन ओशन में भी ये मिलेगा, यहां पर भी यही मिलेगा। यही करंट था जो ब्राजील में यहां से टकराया और ये जो यहां पे मुड़ जाता है ब्राजील के लिए, यहां से आपका कोल्ड करंट आता है, ये ऐसे मुड़ेगा, यहां से एक वार्म करंट चलेगा, यहां से कोल्ड करंट है, ये इसको मूव करते ही रुकता है, फिर आगे कोल्ड करंट चलता है और ये साइकिल होगी पूरी। यहां से वार्म करंट चल रहा है, यहां ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहां से ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये मिला, दोनों मिले और ये इस पूरी खाड़ी में यहां पर इसको सीज करते हैं। फ्लोरिडा से बाहर निकले, गल्फ ऑफ मैक्सिको बना, यहां से आपका लेब्राडोर करंट आ रहा है, ये कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, दोनों मिले, मरीन के लिए बहुत अच्छा है। आगे इक्वेटर की तरफ चलता है, ये यूरोप की तरफ चलता है, लिया एक पोर्शन सीधा निकल गया, यहां से टकराया, यहां से फिर मुड़ गया, यहां से टकरा के फिर ये कोल्ड करंट बन जाता है, गर्म नहीं है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर गर्म से मिल रहा है और ये पूरी साइकिल बन जाती है। सेम इसी तरीके से पैसिफिक में भी होता है। पैसिफिक में क्या बताऊं, पैसिफिक में भी सुन लो। अब पैसिफिक ओशन देखो, यहां पर भी आपको इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है, काउंटर इक्वेटोरियल तो इधर से चलेगा। अब यही करंट आपको यहां पे दिख रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल तो यहां पे भी है, रेंज तो वही है, डिग्री तो यहां से चल रहा है, गर्म करंट चल रहे हैं, यहां से जाता है। अब ये यहां क्या है, यहां आया, यहां के फिलीपींस से टकराते हैं, फिलीपींस से टकराते ऊपर जाते हैं। अब यहां से क्या जा रहा है, कुरोशियो करंट, इसका नाम जापान जाके पहुंच के क्या बढ़ गया, कुरोशियो करंट। ऊपर से कौन सा था, पिनक माता, कौन सा एक देख लेना यार, मैं भूल गया नाम उसका, वहां से ओयाशियो करंट था, कोल्ड करंट, ये यहां से जाता है और यही फिर पूरी साइकिल बन के फिर पूरा वही साइकिल बन जाती है। क्लियर है, क्लियर है पूरी साइकिल इस तरीके से। अब आपको थ्योरी में समझ में आएगा। गल्फ स्ट्रीम टुगेदर विद दिस नॉर्थर्न ड्रिफ्ट, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, देखो गल्फ स्ट्रीम यही ऊपर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है, पूरी नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ ये कैसा करंट है, वार्म एंड स्विफ्ट करंट, बहुत तेजी से चलने वाला करंट है। ऑरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऑरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां बना था जो खाड़ी मैंने बताई थी, एंड एग्जिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, यहां से स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के साथ निकला, ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से यहां से निकला, तब जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको बन जाता है। एंड फॉलो द ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट लाइन को भी फॉलो करते आ रहे हैं, ऊपर से भी चलते आ रहे हैं, नीचे से भी चलते जाएंगे। ईस्टर्न कोस्ट लाइन चल रहा है अमेरिका की, ईस्ट कोस्ट है ना ये अमेरिका, यहां से तो आ ही रहा है, नीचे का छोड़ो, अमेरिका ये उसकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन को फॉलो करता है। एंड न्यू फाउंडलैंड बिफोर क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, यहाँ न्यू फाउंडलैंड के साथ जो वो मिलता है, यहाँ न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ मिलता है लेब्राडोर करंट के साथ, जबकि वापस क्रॉस करने के लिए उसमें रही, मिल गया। कहानी पूरी समझ में आ गई। अब सुनो, 30 डिग्री वेस्ट 40 डिग्री नॉर्थ पर स्प्लिट इनटू टू विद द नॉर्थर्न स्ट्रीम क्रॉसिंग, नॉर्थर्न स्ट्रीम एक ऊपर निकल गई, क्रॉसिंग टू द नॉर्दर्न यूरोप निकल गई, एंड एक साउदर्न यूरोप की तरफ नीचे मुड़ गई। रीसर्कुलेटिंग ऑफ वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका है, ये कहां गया, ये किधर गया रे, हाँ यही अफ्रीका आ गया ना, तो अपना यही रह गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, तो यहां से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ये मुड़ लेता है। बट उसके बाद आपको कोल्ड करंट की निशानी मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, अभी देखा है, फ्रॉम फ्लोरिडा टू द न्यू फाउंडलैंड, एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप को भी करता है, क्योंकि ये अगर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपका यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसको भी कर रहा है। इनफैक्ट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थर्न यूरोप इज वार्मर देन इट वुड अदरवाइज बी ड्यू टू द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो गर्म हिस्सा है। इट्स प्रेजेंस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आते हैं इस इलाके में, बोथ विद इन द एटमॉस्फेयर एंड विद इन द ओशन आते हैं। गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं उसके साथ पावर जनरेट कर पाते हैं। अब देख रहे हो कितने कितने सारे चल रहे हैं, ये ऊपर से आ रहा है, ये अब आपका चल रहा है, ये कुरोशियो करंट है गर्म, ऊपर से क्या आ रहा है, ओयाशियो करंट आ रहा है। तो इसी तरीके से पूरा फ्लो वाटर बनता है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इक्वेटर के पास आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर ये पूरी साइकिल बना रहा है। मैंने यही आपको पूरा समझाया। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट अगेन वार्म करंट है, जो कि रन कर रही है ग्रैंड बैंक नियर फाउंडलैंड से लेकर वेस्ट यूरोप तक गई थी। इनफैक्ट वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट, ये ऐसे ईस्ट की तरफ मुड़ा, ये इसको तो ऐसे गया ना, ये तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहां फंस गया था, फिर फाउंडलैंड ये जो है फ्लोरिडा से बाहर निकल के स्टेट से यहां कैसे ड्रिफ्ट हुआ, इसी ऐसे ड्रिफ्ट हुआ। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज की वजह से हुआ था। क्यों हुआ था, वेस्टर्लीज ने इसको इधर मूव कर दिया, वेस्ट टू ऐसे चल रही है, काउंटर करंट चल रहे हैं। एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ रीचेस द यूरोप एज द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये आगे कैसे गया, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में गया। ये क्या है, वार्म करंट है, जो कि पूरे यूरोप को फ्री रखता है जमने से। इट फ्लोज इन द 3 डायरेक्शन, ईस्टवर्ड टू यूके, साउथ, नॉर्थ, 3 डायरेक्शन में ये गया था। लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, जो ऊपर की तरफ से आया है, कहां से आया, अटलांटिक ओशन, इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ से आ रहा है, विच फ्लोज फ्रॉम द आर्टिक ओशन से, ऊपर आर्टिक ओशन है, नीचे अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन से नीचे आया, आर्टिक ओशन से नीचे आ रहा है भाई साहब, अलोंग द साउथ कोस्ट ऑफ लेब्राडोर से नीचे नीचे आया, एंड पासेस द फाउंडलैंड से निकलता है, उसके बाद ज्वाइन करता है गल्फ स्ट्रीम वाले करंट को। इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन, लगातार आ रहा होता है ये करंट, तभी तो कोल्ड और हॉट का मीट होता है। इट मीट द वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट को मिलता है, फाउंडलैंड के पास मिलता है, उसके बाद उसको छोड़ दो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोड्यूस हैवी फॉग्स आते हैं यहाँ पे, और मरीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुरोशियो करंट स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री पे आने वाला करंट है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आता है।
ये कहाँ आता है, ताइवान के कोस्ट पे निकलता है, ईस्ट कोस्ट पे निकलता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वर्ड ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर मर्ज करता है किसके साथ, नॉर्थ पैसिफिक करंट के साथ। इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम की तरह, जो अटलांटिक ओशन में आता है, ट्रांसपोर्टिंग वार्म को ले जाता है, नॉर्थ वाइड साइड जाता है, ऊपर जा रहा है ना, ओयाशियो करंट से मिलेगा। इट इज ऑल्सो समटाइम नोन एज द ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए इस इलाके से ये आता है, यहां से टकरा के ये ऊपर जाता है, यहां ये वार्म करंट रहता है, यहां से अपना पिनक माता पता नहीं क्या है, वहां से अपना कोल्ड करंट आता है, वो आके इसको मिलता है, ये आके जाके मतलब यहां पे जाता है, ये मिलता है, फिर ऐसे फिर से डाइवर्जन होता है पूरा। Its counterpart are the North Pacific current to the north and California current to the east and the North Equator current to the south. ये इसके counterpart है साथ वाले। The warm water of the Kuroshio current sustain the coral reef of Japan, बनाया हुआ है इसने। The northernmost coral reef in the world पे, northernmost coral reef in the world is जापान वाली कोरल रीफ, उसको बनाए रखा है। ब्रांच इनटू द सी ऑफ जापान इज कॉल्ड शुमा करंट, टू शुमा करंट इट ब्रिंग्स रिच फिशरीज आती है, यहां से भी रिच, क्योंकि कोल्डर चाहिए यहां पे मिलेगा भी। देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, यहां से यूरेनियम भी बहुत निकलता है, हर साल 5 से 6 मिलियन टन निकलता है। जापान करंट को ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अच्छे वेदर कंडीशन के लिए, जो कि अलास्का के आसपास जो बना रहता है। अब देखिए अलास्का करंट ये अमेरिका का ये बॉर्डर वाला है, यहाँ पे आपको कोल्ड मिलेगा, बाकी जगह आपको फिर हॉट टेम्परेचर मिलता है। ओयाशियो करंट कोल्ड सब आर्टिक करंट है, जो ऊपर से आ रहा है, आर्टिक से नहीं है, आर्टिक के नीचले वाले पार्ट, आर्टिक ऊपर हो गया, आर्टिक से नीचे वाला पार्ट जो कि साउथ की तरफ आता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इट कोलाइड्स विद द कुरोशियो करंट, जो कि वार्म करंट है, तो मछली के लिए वहां पे अच्छा बनता है। वाटर ऑफ द ओयाशियो करंट ऑरिजिनेट इन द आर्टिक ओशन, फ्लो टुवर्ड द बेरिंग सी की तरफ जाता है। करंट हैज एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन द रशियन फार ईस्ट, मेनली इन द कामचका एंड चुकोटता। ये जगह याद रखने की कोई नीड नहीं है, ये आपके पास एक छोटा सा मैप मैंने और एक्स्ट्रा दे दिया है। वाटर ऑफ द ओयाशियो करंट प्रोबेबली द रिचेस्ट फिशिंग है, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली कुरोशियो और ओयाशियो दोनों मिलते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज व्लादिवोस्तोक टू बी द मोस्ट इक्वेटर पोर्ट, सबसे इक्वेटर वार्ड पोर्ट यही है, इक्वेटर की तरफ होने वाला। सीजनल फ्रीज एंड यहाँ पर जो आइस ब्रेकिंग शिप जो हमेशा ओपन रहते हैं, सर्दियों में चलते रहते हैं। हाउएवर दिस हैज रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट ऑन द फिश के प्रोडक्शन पे बहुत कम ही फर्क पड़ता है, बिकॉज द लार्ज टाइड मीन फ्रीजिंग डज नॉट अकर सो इजीली, वो नहीं आता क्योंकि हॉट करंट यहाँ पे इसको गर्म रखता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, टेम्परेचर फर्क पड़ता है। आपने देखा किस तरीके से लैब्राडोर करंट गर्म ठंडा करंट था, बाकी करंट ठंडे थे, वही बाकी सॉरी ये ठंडा करंट था, बाकी गर्म करंट थे। ब्रिटिश आइलैंड वाले इलाके में माइल्ड टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वहां पे कोल्ड और हॉट दोनों का मिक्सचर थोड़ी दूर आके मिलता ही है, ये आप देख ही चुके हैं। रेनफॉल की बात करें तो ऑब्वियसली वार्म ओशन करंट, एयर अबव द वार्म ओशन करंट बिकम्स वार्म हो जाती है, गर्म भाप गर्म पानी जहां रहेगा ओशन का वहां गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, मॉइस्चर को कैपेसिटी को होल्ड करने की उसके बाद बढ़ जाती है मॉइस्चर कैपेसिटी, उसके बाद वो बारिश करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक में कुरोशियो जो करंट है ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान के पास ये बारिश लेके आता है। ऑन द अदर हैंड कोल्ड करंट होते हैं वो बारिश नहीं लाते, क्योंकि उन पे मॉइस्चर के रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। फॉग भी आपने देखा कहां पर, लैब्राडोर और जो है अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है गल्फ मैक्सिको करंट जो है वो मिला था। जापानीज कोस्ट पे भी डैम बनता है, क्योंकि कुरोशियो करंट और ओयाशियो करंट दोनों मिलते हैं। वॉलेंट स्टॉर्म ऑल्सो आते हैं कोल्ड और वार्म करंट के बाद। वॉलेंट स्टॉर्म बहुत धूम धड़ाके से एकदम गड़गड़ाहट आता है। ह्यूरिकेन्स जिनको हम कहते हैं विच ऑकर ऑफ द यूनाइटेड कोस्ट फॉलो द लाइंस गल्फ स्ट्रीम, जहां पे मिक्स करती है कोल्ड लैब्राडोर करंट को, वहां पर भी आते हैं। मरीन के लिए भी बहुत अच्छा है, जहां पर कोल्ड प्लस हॉट करंट रहेगा, वहां पर मरीन के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन बनती है। कॉमर्स के लिए बात करें तो ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म करंट हार्बर्स आर केप्ट ओपन इन विंटर, गर्म भाप रहेगा, गर्म पानी रहेगा, तो हार्बर समुद्र के बंदरगाह भी खुले रहेंगे, पानी नहीं जमेगा, सारे टाइम बिजनेस ट्रेड हो पाएगा। सेलिंग वेजल्स भी आराम से चले जाएंगे। डेंजर टू शिप जो है वो आइसबर्ग से होता है, बर्फ के पहाड़ों से होता है, अगर वही पिघल गए तो बहुत अच्छा रहता है। कोल्ड करंट में आइसबर्ग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वार्म करंट में कुछ ऐसा होता नहीं है। तो अब ये आप देख सकते हो मैंने पूरा बनाया, आप डायग्राम प्रैक्टिस करोगे यहाँ से तो आपको साफ पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था बट बहुत इजी है, मैंने जो डायग्राम शुरू में समझाया उसको समझ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।